So to understand Hardy-Weinberg principle, we should take an example of a population. So suppose हमने ये एक population ली है of 10 pea plants. Generally Hardy-Weinberg principle में एक larger population की बात होती है, but for simplicity reasons हम एक छोटी populations लेते हैं. So इसमें हमने 10 pea plants लिए हैं. इन 10 pea plants में से कुछ pea plants हैं जिनके पास येलो कलर के पीस हैं और कुछ में ग्रीन कलर के पीस हैं. सो जो फिनोटाइप हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज पी कलर, और उसमें दो वेरिएशंस हैं, ग्रीन एंड येलो. एंड देन व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ दीज पी प्लांट्स. जीनोटाइप्स अगर आप देखेंगे तो तीन तरह की इसमें तीन वेरिएशंस हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेट्रोजाइगस. सो होमोजाइगस डोमिनेंट जो होंगे वो येलो कलर के होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव वुड बी ग्रीन, एंड हेट्रोजाइगस जो होंगे वो येलो कलर के होंगे बिकॉज येलो इज द डोमिनेंट ट्रेट. सो तीन जीनोटाइप्स, तीन वेरिएशंस हैं विद इन द जीनोटाइप. एंड देन लास्टली वी स्टडी कि अलील्स के बारे में, कि अलील्स में क्या वेरिएशन है. देर आर टू टाइप्स ऑफ अलील्स, a capital A and small a. So dominant allele and the recessive allele. Dominant allele is the yellow one and the recessive allele will give you the green pea color. So एक population में we have these three categories, phenotype, genotype and the alleles, और उसमें क्या क्या variations हैं. Phenotype yellow and green, genotype homozygous dominant, homozygous recessive, heterozygous, and then the allele dominant and the recessive alleles. So categories and their variations. Now वन स्टेप फर्दर आप इसमें और क्या स्टडी कर सकते हो कि ये वेरिएशन का क्या प्रोपोर्शन प्रेजेंट है, कि जैसे कितने प्लांट्स हैं जिनके पास येलो पीस हैं और कितने प्लांट्स हैं जिनके पास ग्रीन पीस हैं. सो यू कैन से कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के पास येलो है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के पास ग्रीन है. सो 50-50%. यू कैन ऑल्सो काउंट 1 2 3 4 5. सो 5 ग्रीन 5 येलो. सो फिनोटाइप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है विद इन दिस पॉपुलेशन, 50% ग्रीन 50% येलो. ऐसे ही आप जीनोटाइप के लिए देख सकते हो कि होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं इसमें से, 1 2 3 आउट ऑफ 10. सो 30% आर दी होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स. और इसमें होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं, 1 2 3 4 5. सो 5 आउट ऑफ 10 दैट मीन्स 50% होमोजाइगस रिसेसिव. एंड देन द रेस्ट 1 2 दैट्स इट 2 20% जो है वो हेट्रोजाइगस है. सो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जीनोटाइप्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, 30%, 50%, 20%. एंड देन लास्टली वी कैन फाइंड इट आउट फॉर अलील्स ऑल्सो, कि अलील्स, टोटल अलील्स इसमें कितने होंगे, 20 होंगे बिकॉज 10 इंडिविजुअल्स है, हर किसी में 2 अलील्स हैं. सो 20 अलील्स टोटल. 20 अलील्स में से 12 अलील्स हैं जो कि रिसेसिव अलील्स हैं. आप इसे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो 12 आउट ऑफ 20. सिंप्लीफाई करोगे 6/10. 6/10 को अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखोगे इट वुड बी 60%. एंड देन सेम फॉर द डोमिनेंट अलील, वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 आउट ऑफ 20, दैट बिकम्स 4 आउट ऑफ 10, 40%. सो 60% रिसेसिव अलील्स एंड 40% डोमिनेंट अलील्स विद इन दिस जीन पूल, यू कैन से जीन पूल या पॉपुलेशन. सो हमने देखा तीन कैटेगरीज हम पढ़ रहे हैं, फिनोटाइप, जीनोटाइप और अलील्स, और उन तीनों कैटेगरीज में हम डिफरेंट वेरिएशंस देख रहे हैं. फिनोटाइप में ग्रीन येलो, जीनोटाइप्स में होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेट्रोजाइगस, और अलील में डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स. ये वेरिएशंस, सो ये कैटेगरीज हैं, ये वेरिएशंस हैं. इन वेरिएशंस का कितना कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है या प्रोपोर्शन प्रेजेंट है, दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड. 50% 50% फॉर फिनोटाइप, 30 50 20 for genotypes, and this allele, for allele we have 60% and 40%. Now next what we can study is कि इस population में जो अभी at present जो कि variations की percentage है, that is suppose let's say frequency की क्या percentage है, 60 and 40. क्या in next generation ये 60-40 will remain 60-40 or it will become 55-45 or 65-35? So हम देखना चाहते हैं कि ये population over the time किस तरह से behave करती है. ओवर द टाइम क्या इस पॉपुलेशन में जो परसेंटेजेस हैं ये वेरिएशंस की, क्या ये चेंज होने वाली हैं या ये सेम रहेगी, हम ये चीज़ को भी स्टडी कर सकते हैं. सो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल में पहली चीज़ जो है वो है कि हम एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं. इट टॉक्स अबाउट द पॉपुलेशन. सेकेंड थिंग, इट टॉक्स अबाउट द जेनेटिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, कि उस
कितनी जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उस पॉपुलेशन में, उसमें क्या तरह के जीनोटाइप्स प्रेजेंट हैं और क्या तरह के अलील्स प्रेजेंट हैं, कितनी वेरिएशंस में प्रेजेंट हैं, एंड देन उन वेरिएशंस के क्या क्या परसेंटेजेस हैं या उन वेरिएशंस की क्या क्या प्रोपोर्शंस हैं, बेसिकली उनका अमाउंट कितना है विद इन दैट पॉपुलेशन। एंड देन चौथी चीज़ ये है कि हम ये पढ़ते हैं कि वो पॉपुलेशन ओवर द टाइम कैसे बिहेव कर रहा है, क्या उसके परसेंटेजेस में, उन वेरिएशंस की परसेंटेजेस में क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं या फिर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी स्टडी इन हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। सो इफ़ वी लुक एट द एनसीईआरटी बुक, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। इन अ गिवन पॉपुलेशन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉपुलेशन, one can find out, what can you find out? The frequency of occurrence of alleles. You can find out the frequency of frequency, यहाँ पे यूज़ करा है वर्ड। सो फ्रीक्वेंसी, जैसे हम परसेंटेज के बारे में बात कर रहे थे, बिकॉज दैट वाज इजियर टू एक्सप्लेन, तो इसलिए मैंने उसको परसेंटेज के फॉर्म में आपको समझाया। बट वैसे वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी कि जैसे 0.6, 0.4, this is the frequency of recessive allele and dominant allele. So instead of saying 60%, 40%, we say 0.6, 0.4. इसका मतलब क्या होता है? 0.6 मतलब 6/10। इसका मतलब है कि 10 अलील्स में से 6 अलील्स रिसेसिव हैं और 10 अलील्स में से 4 अलील्स डोमिनेंट है। तो अगर आप इनको प्लस करोगे ना, 0.6 प्लस 0.4 या 6/10 प्लस 4/10, यू विल गेट 1। और इवन ये 2 के लिए हो सकता है कि अगर सपोज ऑर्गेनिज्म, ये तो हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, पी प्लांट इज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इसमें 2 तरह की वेरिएशंस होंगी अलील में। ट्रिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 3 अलील्स होंगे, 3 वेरिएशंस होंगी, तो उसमें अगेन इट वुड बी प्रॉबेबली, इट कैन बी लाइक 3/10 प्लस 4/10 प्लस 3/10, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ऐसी फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं। सो अलील फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं विद इन अ गिवन पॉपुलेशन। दिस इज व्हाट दिस लाइन सेज। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशंस। सो ये प्रिंसिपल के हिसाब से, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से, जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो फिक्स्ड रहती हैं या वो सेम रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं थ्रू आउट जनरेशंस। This principle says that allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation. So हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल का ये डेफिनेशन है। ये हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जब आप एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, उस पॉपुलेशन की जो अलील फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। 0.6 अगर है रिसेसिव, जो रिसेसिव अलील की जो फ्रीक्वेंसी अगर वो 0.6 है, तो थ्रू आउट जनरेशन वो 0.6 ही रहेगी इन द नेक्स्ट जनरेशन। और डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी अगर 0.4 है, तो वो आगे जाके 0.4 ही रहेगी। सो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है, यू नो, बट इन रियल लाइफ ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ज़रूर चेंज होती है। जो पॉपुलेशंस होती हैं थ्रू आउट जनरेशंस, दे डोंट रिमेन कॉन्स्टेंट, वो चेंज होती रहती हैं, क्योंकि एक पॉपुलेशन में बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फोर्सेस उस पॉपुलेशन पे काम कर रहे होते हैं। जैसे उस पॉपुलेशन में म्यूटेशन होती है, उस पॉपुलेशन में माइग्रेशन होती है, मे बी कुछ नए इंडिविजुअल्स ऐड हो गए तो उसके साथ उस इंडिविजुअल्स के अलील्स भी ऐड हो जाएंगे। मे बी उस उधर से कुछ इंडिविजुअल्स बाहर चले गए उस पॉपुलेशन से, तो उसके अलील्स भी डिलीट हो जाएंगे। देन जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और नेचुरल सिलेक्शन हमेशा काम कर रहा होता है। सो एक पॉपुलेशन के ऊपर क्योंकि ये सारे फोर्सेस काम कर रहे होते हैं इन रियल लाइफ, तो ये सारे फोर्सेस उस पॉपुलेशन को चेंज करते हैं, उस पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसीज को बदल देते हैं, एंड तभी एवोल्यूशन पॉसिबल भी होता है। एवोल्यूशन इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन पॉपुलेशन। सो इन रियल लाइफ यू सी दैट कि जो अलील फ्रीक्वेंसीज हैं दे विल चेंज within the population. Throughout generations, you'll see the frequencies changing. Now coming back to Hardy-Weinberg principle, Hardy-Weinberg principle में क्या होता है कि हम ये ऐसा मान के चलते हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये पॉपुलेशन पे काम कर ही नहीं रहे हैं। मतलब कि कोई माइग्रेशन नहीं हो रही है, कोई म्यूटेशन नहीं हो रही है, ड्रिफ्ट नहीं हो रही है, फ्लो नहीं हो रहा है, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन कुछ नहीं हो रहा है। एक पॉपुलेशन में ये सारे फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं। सो ये कंडीशन होती है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की। एक ये कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन होती है कि द पॉपुलेशन हैज़ टू बी लार्ज इनफ, कि पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल में। और जो तीसरी कंडीशन होती है दैट इज़ कि ये जो पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं दे शुड रैंडमली मेट विद ईच अदर, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। सो ये 3 कंडीशंस होती है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की, कि कोई भी फोर्सेस उस
पॉपुलेशन पे काम नहीं करेगी, वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी होनी चाहिए और वो पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं दे शुड बी रैंडमली मीटिंग। सो अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं दैट विल मीन कि वो जो पॉपुलेशन है उसकी अलील फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। सो ये एक कंडीशनल चीज़ है जिसमें हम कह रहे हैं कि ये कंडीशंस अगर मीट हो रही हैं तो पॉपुलेशन में अलील फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, वो पॉपुलेशन वैसे की वैसे ही रहेगी थ्रू आउट जनरेशंस। तो ये एक आइडियल स्टेट है पॉपुलेशन की। अगर हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है दैट इज़ अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये जो मिस्टर हार्डी थे ही वॉज अ मैथमेटिशियन, उन्होंने ये एक डेरिवेशन करके मैथमेटिक्स का कुछ लगा करके सम ही डिराइव्ड ही रीच्ड ऑन टू दिस कंक्लूजन कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशंस होंगी तो वो पॉपुलेशन बदलेगी नहीं, वो चेंज नहीं होगी। सो दिस इज़ व्हाट हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल इज़। ये एक आइडियल कंडीशन है, हम एक आइडियल स्टेट ऑफ पॉपुलेशन ले रहे हैं कि उस पॉपुलेशन में कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही है, उसमें कोई फैक्टर फोर्सेस उसमें काम नहीं कर रहे, तब ये पॉपुलेशन में अलील फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टेबल रहेगी। अब इसका काम क्या है, ये आइडियल स्टेट हमें क्यों चाहिए, इस इन्फॉर्मेशन से हम क्या पता लगा सकते हैं आगे। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। जब हम एक पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं उस पॉपुलेशन में ये प्रिंसिपल किस तरीके से काम आता है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट नाउ। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पॉपुलेशन है ऑफ 150 फ्लाइज। सो टोटल फ्लाइज है 150 और हमें पता है कि इसमें 90 फ्लाइज के पास होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है, 15 के पास होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप है एंड 45 आर हेट्रोजाइगस। सो दिस इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 150 फ्लाइज और इसमें जीनोटाइप डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है 90, 15 और 45। सो दिस मच इन्फॉर्मेशन वी नो दैट दीज आर द वैल्यूज, दीज आर द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द जीनोटाइप डिस्ट्रीब्यूशन। So we know this much. What we can calculate or what we can predict is कि next generation में इस population की जो next generation होगी उसमें what would be the genotype distribution। जैसे अभी at present current population में current generation में जो distribution है that is 90, 15, 45। We can predict with the help of some equations, we can calculate कि next generation में इसकी genotype distribution क्या होगी, क्या वो 90, 15, 45 ही रहेगी या फिर it would be something different। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यही पता चलता है कि अगर तो वैल्यू सेम है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है और जो एक्सपेक्टेड या जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर वो सेम आ रही है दैट मीन्स कि ये जो पॉपुलेशन हम स्टडी कर रहे हैं ये हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स दिस पॉपुलेशन इज़ नॉट चेंजिंग, इसमें कोई एवोल्यूशनरी फोर्सेज नहीं लग रही हैं, इट इज़ स्टेइंग द सेम, इट इज़ कॉन्स्टेंट, दिस इज़ इन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हमारी जो एक्सपेक्टेड, जो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं अगर वो डिफर करती हैं दैट वुड मीन कि इस पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और वी कैन देन फाइंड आउट कि वो चेंजेस का रीज़न क्या है, क्या वो उसमें नेचुरल सिलेक्शन हो रही है, उसमें जीन माइग्रेशन हो रही है, उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दैट, ऑफ दिस डिविएशन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस डिविएशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। सो दीज आर टू सिनेरियोज, या तो ये पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, दिस पॉपुलेशन इज सेम एंड कॉन्स्टेंट, या तो इस पॉपुलेशन की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज चेंज कर रही है दैट मीन्स ये हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं है और ये पॉपुलेशन इवॉल्व कर रही है एंड देन वी कैन फाइंड आउट कि उसके कॉजेज़ क्या है, वो क्यों क्या रीज़न की वजह से, क्या वो नेचुरल सिलेक्शन है, वो जीन माइग्रेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, क्या रीज़न है उसका। सो व्हाट आर दोज इक्वेशंस जिनसे हम ये जीनोटाइप, नेक्स्ट जनरेशन की जीनोटाइप डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट अगेन। हमारे पास ये पॉपुलेशन है और इसमें 90, 15 और 45 ये जीनोटाइप डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें से हम पता लगा सकते हैं कि कितने टोटल एलील्स प्रेजेंट हैं इस पॉपुलेशन में, कितने डोमिनेंट एलील्स हैं और इस पॉपुलेशन में कितने रिसेसिव एलील्स हैं। हाउ विल वी फाइंड दैट आउट। जैसे 90 इंडिविजुअल्स की डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है, सो एक फ्लाई के पास 2 डोमिनेंट एलील्स हैं, दैट मीन्स 90 फ्लाइज के पास 180 डोमिनेंट एलील्स होंगे। प्लस इसमें आप प्लस कर सकते हो हेट्रोजाइगस के जो डोमिनेंट एलील्स हैं, हेट्रोजाइगस है 45 में हर किसी में सिर्फ एक डोमिनेंट एलील होगा, सो प्लस 45 यू गेट 180 प्लस 45 यू गेट 225। सो देयर आर 225 डोमिनेंट एलील्स आउट ऑफ, बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सो 225 आउट ऑफ टोटल एलील्स 300 बिकॉज 150 फ्लाइज हैं, सो 300 टोटल एलील्स, दिस बिकम्स 0.75। So 0.75 is the frequency of the dominant alleles। इस फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि 100 में से 100 एलील्स में से 75 एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट एलील्स हैं। सो 300 में से जो 225 एलील्स हैं वो डोमिनेंट एलील्स हैं। ये उसका एक सिंपलर वर्जन हमने निकाला है फ्रीक्वेंसीज में, क्योंकि हमें निकालना होता है तो 0.75। नाउ
अनदर थिंग इज़ कि रिसेसिव एलील्स कितने हैं. यू कैन डू द सेम थिंग. 15 होमोजाइगस रिसेसिव हैं तो इंटू 230 प्लस 45 जो हेट्रोजाइगस के हैं, दैट बिकम्स 75 बाई 300, इट बिकम्स 0.25. That means 100 alleles में से 75 alleles are dominant, 25 alleles are recessive. So we have 0.75, 0.25. इसको अगर आप परसेंटेज में लोगे तो 75%, 25% निकलेगा. So हमारे पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन क्या थी कि हमारे पास ये पॉपुलेशन में ये जीनोटाइप डिस्ट्रीब्यूशन है 90, 15, 45. इस इन्फॉर्मेशन से वी फाउंड आउट कि इस पॉपुलेशन की, इस करंट पॉपुलेशन की अलील फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, इसमें कितने डोमिनेंट और कितने अलील और कितने रिसेसिव अलील्स प्रेजेंट हैं. सो 0.75, 0.25, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव अलील्स. अब इस इन्फॉर्मेशन से हम आगे फर्दर पता लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन की जीनोटाइप कैसे रहने वाली है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज कैसे रहने वाली है. अब वो कैसे हम पता लगाएंगे, उसमें ना कॉन्सेप्ट यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सिक्का उछालते हो, उस कॉइन, वो कॉइन के दो आउटकम हो सकते हैं, या तो उसमें हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50 है. 50% चांस है हेड्स आएगा, 50% चांस है टेल्स आएगा. लेकिन अगर आप दो सिक्कों को इकट्ठे एक साथ उछालोगे देन आपके पास 3 आउटकम्स आ सकते हैं, हेड्स हेड्स, टेल्स टेल्स और हेड्स टेल्स. अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड हेड आए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल टेल आए, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड्स टेल्स आए. जब ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास 2 इवेंट्स एक साथ होते हैं, मतलब 2 सिक्के एक साथ उछल रहे हैं, दैट मीन्स 2 इवेंट्स जब एक साथ होते हैं तब उनकी प्रोबेबिलिटी कंबाइन हो जाती है, और प्रोबेबिलिटी को कंबाइन करने के लिए उसको मल्टीप्लाई किया जाता है. सो फॉर एग्जांपल एक कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है हेड्स या टेल्स की, हाफ, सो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कॉइन. अनदर कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ, सो ये हाफ और हाफ इंटू हो जाते हैं, it becomes 1/4. So 25% होगा कि हेड्स आएगा. एंड व्हाट अबाउट टेल्स, उसमें भी हाफ इंटू हाफ होगा, सो 25%. एंड देन व्हाट अबाउट हेड्स और टेल्स, इसमें 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, एक कॉइन का हेड आएगा, दूसरे कॉइन का टेल आएगा, और पहले कॉइन का टेल आएगा, दूसरे कॉइन का हेड आएगा. सो इसमें हमारे पास जो 2 निकला 1/4 वो प्लस होके 1/2 बन जाता है, सो 50%. सो 25%, 25%, 50%, इस तरीके से हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटीज़ की. सो जब हम इसी सेम चीज़ को अलील्स में स्टडी करते हैं या पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं, वी वांट टू सी कि व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 dominant alleles coming together, and what would be the probability of 2 recessive alleles coming together, what would be the probability of 1 dominant and 1 recessive allele coming together. सो ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हमें फाइंड करनी है, और इन प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए, बिकॉज दीज आर ऑल कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज़, हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को, अलील फ्रीक्वेंसीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो फॉर एग्जांपल डोमिनेंट homozygous dominant genotype के लिए we multiply the frequency of the dominant alleles. So P into P, that becomes P square. Because P represents the frequency of dominant allele, P square will represent the frequency of the homozygous dominant genotype. In the same way, Q represents the frequency of the recessive alleles, Q square will represent the frequency of the homozygous recessive genotype. And 2PQ represents the, because P and Q तो ये heterozygous situation है, this would be the frequency of the heterozygous genotype. इसमें 2 इसलिए आया because again ये सेम चीज़ है कि जैसे A सपोज R लिया है हमने इसमें, सो कैपिटल R एंड स्मॉल r, हो सकता है कि कैपिटल R मदर से आए और स्मॉल r फादर से आए, एंड देन देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि स्मॉल r मदर से आए और कैपिटल R फादर से आए. सो वो PQ प्लस PQ हमारे पास 2PQ बन गया. सो P स्क्वायर, Q स्क्वायर और 2PQ, आप इन सबको प्लस करोगे, अगेन यू विल गेट 1, दैट इज़ 100%. सो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज़ को प्लस करके भी ऑल्सो यू गेट 100%, यू गेट 1. और अगर आप देखोगे, दिस इज़ द एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू 1. सो ये 2 इक्वेशन है, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 एंड P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1, which represents the frequency of the genotypes, the 3 types of genotypes. So ये उसकी frequency है. So this is how you calculate the frequency of the genotypes in the next generation. आपके पास allele frequencies हैं, उससे आप P square, Q square और 2PQ लगाओगे, so you will get the distribution of the genotype, the frequency of the different genotypes. So अगर ये frequencies जो हैं जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी फ्यूचर जनरेशन की और प्रेजेंट जनरेशन की अगर ये सेम आती है, दैट मीन्स द पॉपुलेशन इज़ नॉट चेंजिंग, इट इज़ इन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम. और अगर चेंज होती है, दैट मीन्स कि ये
पॉपुलेशन कांस्टेंट नहीं है, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, और एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि इसमें किस वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं, क्या नेचुरल सिलेक्शन है, जीन माइग्रेशन, क्या हो रहा है उस पॉपुलेशन में. सो देन यू कैन फाइंड दैट आउट एंड रिसर्च मोर ऑन दैट. So this is the use of Hardy-Weinberg equilibrium. And these are the two equations of Hardy-Weinberg equilibrium which are important. So कहने का मतलब है Hardy-Weinberg equilibrium एक बेसलाइन के जैसे काम करता है. इस बेसलाइन, इस इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस तब आती है जब कुछ बाहर के फैक्टर्स इसको डिस्टर्ब करते हैं. बाहर के फैक्टर्स कौन से हैं? नेचुरल सिलेक्शन, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, ये सारी चीज़ें इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती हैं. एंड दैट बिकॉज ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती हैं, तो जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हमारी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज हैं वो चेंज हो सकती हैं, उसकी रीडिंग्स डिफरेंट आती हैं. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ Hardy-Weinberg equilibrium.